हेलो दोस्तों, देखिए 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 2 चल रहा था, पार्ट 2 भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का। उसमें फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने बताया था। मौलिक अधिकारों के जो आर्टिकल थे वो बताए थे और 6 अधिकार मैंने आपको बता दिए थे, आर्टिकल सहित अनुच्छेदों सहित। पहला मैंने मौलिक अधिकार बताया था समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार समानता का था, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 में उल्लेख था इसका। फिर तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। फिर था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28। फिर था शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30। और फिर था संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और पहला मौलिक अधिकार चला था समानता का अधिकार। उसमें कुछ प्रावधान मैंने बताए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 मैंने बताया था, कानून के समक्ष समानता का उल्लेख करता है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख करता है। आर्टिकल 13 सेक्शन 3 में विधि शब्द का उल्लेख है। कोई भी आदेश हो, कोई भी अध्यादेश हो, नियम हो या विनियम हो, वो सभी विधि के अधीन आते हैं। यानी कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी भारतीयों को समान माना जाएगा। ये था आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 था कोई भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग नस्ल का व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार से कहीं का भी या किसी भी स्थान या जन्म स्थान का व्यक्ति हो, किसी भी आधार पर, यानी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म, वंश और जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार से व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 16 था। देखिए आर्टिकल 16 किसका उल्लेख करता है? 14 हो गया, 15 हो गया। समानता का अधिकार चल रहा था। पहला अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 मैंने करा दिया विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 मैंने करा दिया जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 क्या प्रावधान करता है? ये अवसरों की समानता। अब देखिए अवसर क्या होते हैं? अवसर किनको कहा जाता है? अवसर रोजगार के, राज्य सरकार के रोजगार हो, राज्य सरकार की नौकरियां हों, केंद्र सरकार नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराती है। और ये जो नौकरियों के अवसर हैं उनमें जो मापदंड रखा है गवर्नमेंट ने, वो क्वालिफिकेशंस को रखा है, वैलिड क्वालिफिकेशंस। जैसी जैसी योग्यता व्यक्ति के लिए वैसा वैसा रोजगार। यानी योग्यता अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो रोजगार हमें अपनी योग्यता के अनुसार मिल जाएगा। जैसे हमारी योग्यता होगी रोजगार भी हमें वैसा ही मिलेगा। हाँ, दूसरी बात इसमें ये जरूर लिखी हुई है अवसरों की समानता में कि हमारे पास योग्यता है लेकिन हमें हमारी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिला। यानी हमारी योग्यता के अनुसार हमें रोजगार नहीं मिला। इस सब चीज को, इन सब बातों को अवैध मान्यता मिलती है इस अनुच्छेद के तहत। यानी अगर हमारे पास योग्यता है तो हमें काम अवश्य मिलेगा, हमें हमारी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। यानी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा हमारे साथ, और इस आधार पर भी हमें भेदभाव नहीं किया जाएगा हमारे साथ कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, लिंग नस्ल के हैं, कौन सा हमारा जन्म स्थान है। इन सब आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो क्या उल्लेख करता है? भारतीय संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग,
जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा आदि के आधार पर भारतीय संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश और भाषा आदि के आधार पर समान माना गया है। भारतीय संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा आदि के आधार पर समान माना गया है। अतः सभी व्यक्तियों को सरकार के द्वारा समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा आदि के आधार पर समान माना गया है। अतः सभी व्यक्तियों को सरकार के द्वारा समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अर्थात किसी भी प्रकार से रोजगार के अवसरों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 16 में अवसरों की समानता में। अवसर यहाँ सर्विसेज से संबंधित है, रोजगार से संबंधित होते हैं अवसर। रोजगार सरकार उपलब्ध कराएगी। ये ध्यान में नहीं रखेगी कि ये व्यक्ति किस जाति का, किस धर्म का व्यक्ति, सभी समान होंगे। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल किसी प्रकार का व्यक्ति, रोजगार भी समान मिलेगा। योग्यताओं के आधार पर रोजगार होगा। अगर किसी भी प्रकार से इस अधिकार का उल्लंघन होगा तो ये मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए हम अपने राज्य के हाई कोर्ट में और देश के सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में, दोनों में से शरण ले सकते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ये बात लिखी हुई है इसमें। ठीक है, हो गया दूसरा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता कांड, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत कांड। छुआछूत क्या होता है, अस्पृश्यता क्या होती है? देखिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति में शुरू से चला आ रहा है, समाज में निवास करने वाले हम कुछ वर्गों को निचले वर्गों की संज्ञा देते हैं। जैसे एससी कास्ट है, पिछड़ा हुआ वर्ग
अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है कास्ट का भारत के अंदर। तो उन्हीं में से कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो निचले वर्गों में संज्ञा देते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव कर लेते हैं उनके साथ, जातिगत आधार पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं या किसी भी प्रकार से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा इसमें। अतः भारतीय संविधान छुआछूत को अवैध घोषित करता है, अवैध मानता है, उसको इलीगल मानता है। क्या उल्लेख है इसमें? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को अवैध माना गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को अवैध माना गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए जातिगत आधार पर भेदभाव ना हो, इसलिए भारत की संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भारत की पार्लियामेंट ने छुआछूत को अवैध माना है। कोई इसका उल्लंघन करेगा तो दंडनीय अपराध माना गया है। इसी वजह से अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का गठन किया था। इसलिए भारत की संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का गठन किया था। 1976 ईस्वी में इस अधिनियम का नाम परिवर्तन कर सिविल अधिकार, सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। 1976 ईस्वी में भारतीय संसद ने इस कानून का नाम बदल दिया
और कानून का नाम बदलकर कर दिया सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। नाम परिवर्तन कर सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। यानी पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, छुआछूत को अवैध करार कर दिया था। इसमें अगर किसी भी आधार पर, यानी कि जातिगत मेन आधार होगा जाति के आधार पर हम किसी व्यक्ति को गाली देते हैं या किसी की आलोचना करते हैं जातिगत आधार पर, तो इस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा वो। इसी वजह से ये अधिनियम बनाया था भारत की संसद ने, और 1976 में सा एक्ट था। इस अधिनियम का नाम बदल दिया संसद ने और इस अधिनियम का नाम परिवर्तन कर सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। छुआछूत को निषेध करता है अस्पृश्यता अधिनियम, अनुच्छेद 17 में उल्लेख है इसका। देखिए समानता के अधिकार के भाग चल रहे हैं ये। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेख है इसका, जिसमें 14 हो गया विधि की सम्मुख समानता, अनुच्छेद 15 हो गया जाति धर्म लिंग नस्ल मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर समानता, अनुच्छेद 16 हो गया अवसरों की समानता, अनुच्छेद 17 हो गया अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 है अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख है? उपाधियों का अंत। अब कैसी उपाधियां और कैसी उपाधियों का अंत? देखिए शिक्षा का क्षेत्र हो, एजुकेशन फील्ड हो और आर्मी का क्षेत्र हो, दो क्षेत्रों में शिक्षा और सेना। शिक्षा और सेना अगर इन दो क्षेत्रों में कोई विशेष कार्य कर दिया किसी भी राज्य के नागरिक ने, तो राज्य सरकार उसको सम्मानित कर सकती है पुरस्कारों से। लेकिन सेना और शिक्षा इन दो फील्डों को छोड़ के, दो क्षेत्रों को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति ने कार्य किया है तो उन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकारों को केवल सेना व शिक्षा भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकारों को केवल सेना व शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकारों को केवल शिक्षा, सेना और शिक्षा यानी आर्मी और एजुकेशन के फील्ड में व्यक्तियों को सम्मानित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर केंद्र सरकार के द्वारा ही व्यक्तियों को सम्मानित करने का प्रावधान है। सेना का क्षेत्र या शिक्षा का क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में राज्य सरकार व्यक्ति को सम्मानित कर सकती है। इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ दो, बाकी के जितने भी कार्य होंगे, जितने भी फील्ड होंगे, उन सभी फील्डों में केंद्र सरकार ही सम्मानित करेगी। और देखिए, जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, तो क्या इन पुरस्कारों को उपाधियों के समक्ष माना गया, उपाधि माना गया इनको? क्या भारत रत्न को उपाधि कह दें, पद्म विभूषण को उपाधि कह दें या पद्म श्री को उपाधि कह दें? ये उपाधियां नहीं है। भारत रत्न को उपाधि नहीं माना है, पद्म विभूषण उपाधि नहीं है, पद्म श्री उपाधि नहीं है, उपाधियों के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो ये क्लियरेंस जो हुआ था, एक विवाद हुआ था, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 उसमें क्लियर कर दिया था कि ना तो भारत रत्न उपाधि है, ना पद्म विभूषण उपाधि है और ना ही पद्मश्री उपाधि, ये पुरस्कार है जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सेना का क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में राज्य सरकार सम्मानित करेंगी, बाकी का अदरवाइज कोई सा भी क्षेत्र हो केंद्र सरकार सम्मानित करेगी व्यक्ति को। साथ ही इस आर्टिकल में ये भी प्रावधान जुड़े हुए हैं कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में नौकरी करता है और विदेश उसे किसी भी पुरस्कार से, किसी भी उपाधि से सम्मानित करना चाहता है, तो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि, विदेशी पुरस्कार धारण नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति को सूचना दिए बगैर, राष्ट्रपति की इजाजत लिए बगैर कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकता। ये भी प्रावधान उपाधियों के अंत यानी आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। देखिए, ये हो गया समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए, समानता का अधिकार हो गया पूरा। समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से बाईस तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार, कैसी कैसी होती है स्वतंत्रताएं। व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, यह स्वतंत्रता है उसकी। कहीं भी रह सकता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। कोई भी रोजगार वो कर सकता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। बोल सकता है, बोलने का अधिकार स्वतंत्रता है। अपने विचार प्रकट कर सकता है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। और राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। वो अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, जीवन जीने का अधिकार, ये उसकी स्वतंत्रता है। शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है।
अगर व्यक्ति ने अपराध नहीं किया तो उसे अपराध की सजा नहीं मिलेगी, ये इसकी स्वतंत्रता, ये उसका अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी अपराध में लिप्त नहीं किया जा सकता, ये उसकी स्वतंत्रता, ये उसका अधिकार है। यानी जितने भी प्रावधान हैं स्वतंत्रता से संबंधित रिलेटिव, इससे वो स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। आर्टिकल 22। तो देखिए अनुच्छेद 19 से 22 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के 6 अधिकारों में सबसे बड़ा माना गया है। लगभग 450 शब्द हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कहते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को, सबसे बड़े अनुच्छेदों की श्रेणी में आता है ये। लगभग 450 शब्द इस प्रावधान में है स्वतंत्रता के अधिकार में। तो डिवाइडेशन किस प्रकार है अनुच्छेद 19 से 22 में? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का के, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का के 6 स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 को 6 स्वतंत्रताओं में बांटा गया है। अब 6 स्वतंत्रता किस प्रकार हैं? अनुच्छेद 19 हो गया 3, 4, 5 और 6। 19 1 है, 19 1 गए, 19 1 क्या हो गया? गया हो गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को 6 स्वतंत्रताओं में बांटा गया है और वो 6 स्वतंत्रताएं भागों के अंतर्गत हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का क खंड, इसमें लिखा हुआ है बाप व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें लिखा हुआ सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ या संगठन की स्वतंत्रता, और आवाज संचरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति देश के किसी भाग में जा सकता है। निवास की स्वतंत्रता, वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। बोल दो कल। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख हो गया। डिवाइडेशन इनके अंदर के खे गे घे डे और छे। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा सम्मेलन की है, संघ संगठन की, आवास संचरण की, निवास की स्वतंत्रता, वृत्ति व्यापार की स्वतंत्रता है। 6 स्वतंत्रताएं हो गई अनुच्छेद 19 के तहत। अब अनुच्छेद 19 के बाद जो अनुच्छेद 20 आएगा उसमें भी अलग प्रावधान दे रखा है स्वतंत्रता का, लेकिन इनमें कुछ प्रावधान हम लिखाएंगे। वैसे हम अगर भाषा की बात करें तो बात का मतलब होता है बोलना, बोल दो कल बस लास्ट। और देखिए आगे का जो कराएंगे हम कल कराएंगे, जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 19 में भी कुछ लिखाया जाएगा। उसके बाद अगला जो स्वतंत्रता के अधिकार में चलेगा, सबसे बड़ा अधिकार है ये, इसमें बहुत लिखाया जाएगा। इससे पहले जो अधिकार था समानता का अधिकार वो क्लियर हो चुका है। धन्यवाद।